चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी पेडिग्री एनालिसिस पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आप लोग कुछ कंडीशन बताया गया था कि क्वेश्चन उसका कैसे बनेगा। अच्छा, उसी कंडीशन को एक बार हम लोग फिर से दोहराते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पे गौर करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि कंडीशन अगर आपके पास में डोमिनेंट वाला है, डिजीज पहले आपको देखना है। जैसे मान लीजिए कोई पेडिग्री एनालिसिस हम आपको बना के दे दिए, जैसे हम एक एनालिसिस आपको चार्ट एक दे रहे हैं। पहले रुक जाइए, चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चार्ट है आपके सामने, पेडिग्री एनालिसिस का एक चार्ट है। अब इसमें आपको और ऑप्शन भी आपके बगल में दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का जो पेडिग्री एनालिसिस का एग्जाम्पल है, दो गो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें, देखिएगा उसमें दो एग्जाम्पल, उसका ये पहला वाला एग्जाम्पल है। अच्छा, आप यहाँ बताइए कि ये डिजीज क्या होगा। जैसे पेडिग्री एनालिसिस इस तरह दे दिया है, एक में यहाँ देखिएगा दिया हुआ है, यहाँ ये फीमेल है जिसको डिजीज है, अफेक्टेड है, और ये मेल है जिसको डिजीज नहीं है। अच्छा, इन दोनों का शादी होता है तो शादी के बाद इनके 1 2 3 और 4 बच्चे होते हैं। ये इनके बच्चे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इनके बच्चे नहीं है, ये भी इनके बच्चे नहीं है, ये इनका पतोह हो गई और ये इनका दामाद हो गया। ये तो क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो इनके अपने बच्चे 1 2 3 और 4 हैं। इसमें से दोनों को डिजीज है, एक लड़का और एक लड़की को डिजीज है, एक लड़का और एक लड़की को डिजीज है। उसके बाद इनके फिर उसके बाद देखिए, ये लड़का का शादी जो हुआ जो नॉर्मल था, उसको एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी होता है, तो इसके 3 बच्चे होते हैं जिसमें से 2 लड़की और एक लड़का। ये सब के सब नॉर्मल है, इसमें कोई डिजीज नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी डिजीज नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहाँ क्योंकि माता पिता में डिजीज नहीं था तो आगे भी डिजीज नहीं गया, लेकिन इनके जो एक लड़की को डिजीज था, इसका शादी एक नॉर्मल मेल के साथ हुआ है, तो इसके 2 नॉर्मल मेल यानी 2 नॉर्मल सन होते हैं, 2 सामान्य यानी अनअफेक्टेड अप्रभावित बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़का और एक लड़की होती है जो प्रभावित होती है। अच्छा, तो इस तरह से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। तो ये बात आपको बताना है कि इसमें से ये क्या होगा। अच्छा, इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए कि डिजीज किसको है और आगे डिजीज कहां कहां जा रहा है। पहला स्टेप आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो उसमें कैसे सोचना है, तो सबसे पहले नंबर में आपको सोचना है कि डिजीज ये प्रभावी है या अप्रभावी है। अगर डिजीज प्रभावी होता तब क्या होता, अगर डिजीज अप्रभावी होता तब क्या होता। सर ये मालूम है कि नहीं, पहले ये देखना है आपको। ये बात देखना है कि ये डिजीज प्रभावी तब कैसे होगा। अगर डिजीज प्रभावी होगा तो प्रभावी के भी 2 कंडीशन होते हैं, डोमिनेंट के 2 कंडीशन होते हैं। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अगर डिजीज को कैपिटल डी से सूचित करें तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। फिर यहां समस्या फंसती है कि ये कैपिटल डी स्मॉल डी होगा कि कैपिटल डी होगा। या फिर अगर डिजीज रिसेसिव है तो डायरेक्ट रिसेसिव का पता कैसे चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये डिजीज ठीक है, डोमिनेंट का पता चल गया, चाहे रिसेसिव का ही पता चल गया कि डिजीज अगर प्रभावी है तो ठीक है, आपने प्रभावी को टिक आउट किया, चाहे अगर डिजीज अप्रभावी है तो आप अप्रभावी को टिक आउट किए। लेकिन फिर उसके बाद पूछेगा कि ये प्रभावी या अप्रभावी तो आप बता दिए, लेकिन फिर पूछेगा कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है कि ये कोई लिंक्ड नहीं है, अलिंग ये है यानी कि ऑटोसोमल है। आपको बताया गया सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, तो या तो सेक्स लिंक्ड डिजीज होगा यानी लिंग सहलगन रोग होगा, नहीं तो लिंग सहलगन रोग होगा ही नहीं, अलिंग सहलगन होगा, ऑटोसोमल डिजीज होगा। डिजीज यही 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड, नहीं तो ऑटोसोमल। बात समझ में आ रहा है ना। 46 क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और एक 44 क्रोमोसोम जो होता है ये ऑटोसोम होता है।
46 में 2 गो क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स लिंक्ड कैसे होगा, और अगर ये एक्स लिंक्ड होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर ये वाई लिंक्ड होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सर अगर ये मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों, सॉरी ये एक्स वाई दोनों कैसे होगा, अगर ये मान लीजिए एक्स वाई दोनों में से कोई नहीं हो, यानी ये ऑटोसोमल है, तो वो कब कंडीशन में दिखाई देगा। तो ये सारा समस्या, इतना बातें जो हम आपको बताएं, अगर ये पता चल गया तो आपको पेडिग्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी पेडिग्री आपका क्लियर होगा। पिछला इसका जो वीडियो है पार्ट 1 पेडिग्री का डाले हुए हैं। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे नए नए कॉन्सेप्ट किस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं। पहले उसका जो लोग नहीं पढ़े हुए हों उनके लिए भी यह है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पिछले क्लास को पढ़े होंगे तभी इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप नीट वाले को बोलिए कि भाई थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाओ पेडिग्री में, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा कम पूछा हुआ है अभी तक पेडिग्री का, और पूछो ज्यादा से ज्यादा ताकि मजा आए बनाने में। पेडिग्री का क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो ये मैथ के तरह होता है, बहुत मजा आता है बनाने में। और नहीं समझ में आए तो जो देखिएगा खाली खंडे दिखाई देगा, डब्बा दिखेगा भरा हुआ है खाली, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला है। समझ में आया। चलिए, तो हम अभी ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब कि मछली पकड़ना आपको जानना है, ताकि आप खुद से पकड़ के जब मन तब खाते रहिए। नहीं तो हर क्वेश्चन के बाद आप हमको फोन करिएगा, सर एक और क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो देखिए ना उसका आंसर क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जान जाए। देखिए हम क्या बोले, अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है कि डिजीज सर प्रभावी है, आपके मन में सपोज आया कहीं कि नहीं सर ये डिजीज जो है, डिजीज क्या है सर, ये डिजीज जो है डोमिनेंट है। चलिए आपने माना कि डिजीज डोमिनेंट है, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमको सिर्फ बताना है कि सही में ये डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये डिजीज डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है, तो सर डिजीज डोमिनेंट हो सकता है, और नहीं तो हम आपसे कहेंगे अच्छा बाबू आपके पास में आप कंफर्म कैसे कहिएगा कि डिजीज डोमिनेंट है, क्योंकि डिजीज का तो होने का दोनों संभावना हो सकता है, दोनों ही तरह के संभावना इसके हो सकते हैं डिजीज के। कौन कौन, एक डोमिनेंट अगर हो सकता है तो एक रिसेसिव, यानी कि एक रिसेसिव भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए आप बोलिएगा कि सर डिजीज डोमिनेंट होगा, तो हम आपसे क्या कहेंगे कि भाई जितना संभावना डिजीज को डोमिनेंट होने में है उतना ही संभावना जो है डिजीज को रिसेसिव भी तो होने में है। तो ये डिजीज यानी अप्रभावी भी तो होने में उतना ही संभावना है। तो अब देखिए कि ये डिजीज प्रभावी है या अप्रभावी है। अच्छा सर अगर ये कहीं ठीक है, आप कह रहे हैं प्रभावी है, अगर प्रभावी होगा तो भी इसके दो कंडीशन होंगे। प्रभावी को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। प्रभावी जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। तो ये या तो ये हो जाएगा सर, अगर डिजीज को हम लोग डी माने, डिजीज को अगर डी से सूचित करेंगे, चाहे डी को चाहे डिजीज को ए से भी सूचित कर सकते हैं, वो आपका मन। तो अगर डी से सूचित करेंगे तो कैपिटल डी एक हो सकता है, और एक सर कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है कि नहीं सर। प्रभावी के यही दो कंडीशन है, या तो दोनों के दोनों बड़े होंगे और नहीं तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। मतलब कि ये जैसा कि आप वहां पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, जब शुरू में आपको पढ़ाया गया था, तो कैपिटल टी का मतलब आप पढ़े थे टॉल होता है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी जहां था उसका मतलब आप पढ़े हुए थे ड्वार्फ होता है, यानी कि बौना होता है। सॉरी हाँ सॉरी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। देखिए कैपिटल टी मतलब टॉल होता है, ये पढ़े थे। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब भी टॉल ही होता है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ ये 100% प्योर है और ये इम्प्योर है, अशुद्ध टॉल है। क्यों? ये लंबा तो है लेकिन अशुद्ध है, इसलिए क्योंकि यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी सर रिसेसिव वाला कैरेक्टर काहे नहीं एक्सप्रेस हुआ, यानी कि क्यों नहीं ये अप्रभावी का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रभावी जो है ना, ये अप्रभावी के लक्षण को दबा देता है। जो डोमिनेंट है इट्स डोमिनेटेड ओवर रिसेसिव कैरेक्टर, ये रिसेसिव वाला पर डोमिनेंट जो है प्रभावी जो है वो हावी होता है और उसके लक्षण को दबा देता है, जिसके कारण टॉल ही बन पाता है, ड्वार्फ यहाँ नहीं प्रदर्शित होगा। अच्छा चलिए ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल टी को आप बोले थे क्या कि ये ड्वार्फ है, यानी कि सर ये बौना है। ठीक है, तो अगर प्रभावी कोई आपसे बोलेगा तो प्रभावी में दोनों लक्षण आ जाएंगे,
लेकिन अप्रभावी में खाली स्मॉल टी आता था। ये बात पिछले क्लास में आप पढ़े थे। चलिए अब हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ आपको ये बात बताना है कि इसमें अगर कैपिटल डी होगा तो इसका नाम क्या होगा? सर ये समान है ना, तो होमोजाइगस बोलेंगे। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? समयुग्मज, समयुग्मजी या समयुग्मज। अच्छा, कैपिटल डी स्मॉल डी है तो सर इसको हम लोग हेटेरोजाइगस कहेंगे। और हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है? विषम युग्मज, विषम युग्मज, समयुग्मज, विषम युग्मज। अच्छा चलिए ये बातें समझ में आ गया। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, समयुग्मज प्रभावी और विषम युग्मज प्रभावी। अच्छा, अगर रिसेसिव होता तब यहाँ क्या होता? तो भाई रिसेसिव वाले कैरेक्टर में ये सर स्मॉल डी हमेशा होगा। रिसेसिव में अभी बताए हैं, जैसे स्मॉल टी हो रहा था वैसे ही यहाँ स्मॉल डी होगा, यानी कि ये हमेशा होमोजाइगस होगा। ये क्या होगा जी? हमेशा होमोजाइगस ही होता है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि ये हमेशा समयुग्मज होता है, समयुग्मज। लेकिन जहां प्रभावी होगा वहां आपको सोचना है कि वहां क्या हो, वहां क्या होगा। मतलब दोनों के दोनों ये डोमिनेंट, मतलब दोनों के दोनों ये क्या होंगे? या तो होमोजाइगस होंगे, दोनों समान होंगे, अन्य तो दोनों अलग अलग होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। अच्छा अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया सर कि डिजीज जो है ना, अगर प्रभावी होगा तो उसके दो कंडीशन होंगे, लेकिन अगर डिजीज अप्रभावी होगा तो उसका एक ही कंडीशन होगा। सर हमको ये बात बताइए, कोई एक ऐसा पेडिग्री एनालिसिस आप बनाइए जिसमें आप हमको दिखाइए कि कब डिजीज प्रभावी आता है और कब डिजीज अप्रभावी आता है। पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि पहले हम लोग चूंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर बात को समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को आपके सामने हम रख दिए और उस क्वेश्चन को बता दिए कि इसका आंसर ये है, तो इसमें बहादुरी नहीं है। पहले हम लोग को चाहिए कि बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना। अच्छा, अब डिजीज अगर प्रभावी होगा तो सर कैसे पता चलेगा कि वो समयुग्मज है कि विषम युग्मज है? तो उसके लिए हम लोग कंडीशन एक देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम दो पेडिग्री आपको बनाते हैं, दो पेडिग्री देखेंगे, दो तरह का पेडिग्री हम बनाते हैं। चलिए आइए अब यहाँ हम लोग दो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दो क्वेश्चन अलग अलग है, दो अलग अलग कंडीशन यहाँ तैयार है। अच्छा, एक कंडीशन में आप देखिएगा यहाँ मेल को डिजीज है और नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी है, नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ मेल को बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी नहीं है, एक मेल और एक फीमेल को बीमारी है। ये बात समझ में आया? अच्छा, ये तो सबको समझ में आता है कि इस तरह का अगर स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है तो ये मेल है। अच्छा, इसी को अगर कलर किया हुआ है, यानी शेडेड बना हुआ है, शेड इस पे छाया किया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये मेल प्रभावित हो गया है बीमारी से, इसको बीमारी हो गया, ये अफेक्टेड है, ये बीमारी के द्वारा प्रभावित हो चुका है। अच्छा, अगर मान लीजिए ठीक है ये कंडीशन नहीं रहे, अच्छा ये बीच का ये हटा दिया जाए, इसके ऊपर इस तरह से डंडा एक टेढ़ा डाल दिया जाए, तो ये बेचारे की मेल की मृत्यु हो चुकी है, ये दर्शाता है कि ये मेल की मृत्यु हो गई है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ठीक है, एक ये देखिए ये फीमेल है, इस तरह है, तो ये नॉर्मल फीमेल है जिसको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इसी को अगर कलर कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल अफेक्टेड है, यानी कि फीमेल को बीमारी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक है हम इसको हटा देते हैं शेडेड पार्ट को, अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो इनके बीच अब शादी हो गया, इनके बीच मैटिंग हुआ, शादी हुआ। अच्छा, अगर हम एक और डंडा लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बीच, ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी हैं और उनके बीच शादी हुआ है, मैटिंग हुआ है। ठीक है, यानी क्लोज रिलेटिव के बीच, यानी कि घने संबंधी के बीच का ये शादी या मैथुन। ठीक है, अच्छा तो ये बात तो सबको समझ में आता है, इसीलिए पिछले क्लास का वीडियो देखना जरूरी है ताकि आपको ये सब सिंबल का पता चले, क्योंकि जब तक आपको संकेत ही नहीं मालूम है तो फिर पता कैसे चलेगा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ मेल को बीमारी है और यहाँ इसके जो संतान हुए उसके उनके बच्चे जो हुए उसमें एक दो मेल और दो फीमेल है और दोनों के दोनों
मतलब दोनों मेल और दोनों ही फीमेल बीमार है। अच्छा, तो यहां देखिएगा ये कंडीशन जो है क्या चीज का है, तो अगर अब याद रखिएगा, अगर पेरेंटल जनरेशन में, यह है पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन मतलब सर जनक की पीढ़ी, यह है जनक की पीढ़ी। सर अगर जनक के पीढ़ी में, जनक की पीढ़ी, जनक के पीढ़ी में किसी एक को अगर मान लीजिए बीमारी है, मेल या फिर फीमेल को, अगले नेक्स्ट जनरेशन में ये आपका पहला पीढ़ी हो गया, फर्स्ट जनरेशन, और अगर पहले पीढ़ी में सभी को बीमारी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट तब सर ठीक है, पहले ये बताइए ना कि डोमिनेंट कैसे पता चला कि ये डोमिनेंट है, बाद में हम होमोजाइगस को देखें। तो सर यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारी है तो इसका मतलब यह है किसी को भी इसमें होना चाहिए बीमारी, जरूरी नहीं कि सबको बीमारी हो, यहाँ किसी को भी अगर बीमारी हो गया तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है। ये दोनों कंडीशन डोमिनेंट होगा। सर ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, ये भी सर डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां भी प्रभावी होगा सर, लेकिन अब बात आती है कि ये कौन सा प्रभावी होगा, समयुग्मज या विषम युग्मज। तो सर समयुग्मज तब होगा जब माता पिता में किसी एक को बीमारी हो और अगले पीढ़ी में यानी पहली पीढ़ी में सबको बीमारी हो, कोई बचा हुआ नहीं हो बीमारी से, तब ये उसको होमोजाइगस डोमिनेंट डिजीज बोलिएगा। बात समझ में आया? तब ये उसको क्या कहेंगे, समयुग्मज। हमारे बातों को अगर आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या बोले हैं कि अगर जनक के पीढ़ी में माता पिता में किसी एक को बीमारी हो और अगले पीढ़ी में सभी बच्चे को बीमारी हो तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी कि वो समयुग्मज, समयुग्मज प्रभावी, समयुग्मज प्रभावी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बीमारी माता पिता में किसी एक को हो, पेरेंटल जनरेशन में, पेरेंटल जनरेशन में अगर डिजीज हो, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी हो पर सबको नहीं हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर बीमारी होगा तो प्रभावी हो जाएगा। मैं समझ में आया? प्रभावी होगा, लेकिन अगर सबको बीमारी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। और हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है, विषम युग्मज, विषम युग्मज प्रभावी होगा। ये बात समझ में आ गया, यानी कि विषम युग्मज प्रभावी। अब बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कहिए। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए क्या? मान लीजिए कि ये अभी बातें स्पष्ट है सर, पता चल गया डोमिनेंट कब होगा और रिसेसिव कब होगा। अच्छा, कुछ एक बड़ा सा हम पेडिग्री आप लोग को बनाते हैं, और एक बड़े पेडिग्री से हम लोग को पता लगा नहीं तो छोटा पेडिग्री है, एक बड़ा पेडिग्री से पता लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्रभावी है या रिसेसिव है। जरा ध्यान से देखिए। चलिए, हम लोग कंडीशन अभी देखे थे, मात्र एक एक जनरेशन का देखे थे। एक पेरेंटल जनरेशन, जैसे ऊपर में हम आपको बताए हैं कि एक पेरेंटल जनरेशन और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन उसके बाद फर्स्ट जनरेशन। तो बस हम लोग दो ही जनरेशन को लेके, एक पेरेंटल और दूसरा ये फर्स्ट जनरेशन को लेके, पहली पीढ़ी को लेके हम लोग देख रहे थे। अब अगर मान लीजिए कि जनरेशन को बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि अगले क्वेश्चन में हम जनरेशन को थोड़ा बढ़ा दिए, थोड़ा ज्यादा जनरेशन को कर दिए। अब यहाँ जनरेशन को जब बढ़ाए, अब बताइए आपकी ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव? अब यहाँ ये बात आपको देखना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। हम आपको क्या बोले हैं, कोई भी बीमारी डोमिनेंट तभी होगा, कोई भी बीमारी डोमिनेंट तभी होगा यदि जनरेशन स्किप ना करे, पीढ़ी में स्किप नहीं होना चाहिए। अभी ना कि मान लीजिए कि जैसे हमारे दादाजी को अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो हमारे पापा में नहीं हुआ और हमारे में आ गया, इसका मतलब एगो पीढ़ी यहाँ छूट गया, एगो जनरेशन गैप हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बीमारी अगर बढ़ते जाए तो सब में बढ़े। भले मेरे पापा में अगर बीमारी है, सॉरी मेरे दादा में था आनुवांशिक बीमारी,
तो मेरे पापा के किसी भी भाइयों में होना चाहिए, एक जगह एगो पीढ़ी में किसी में होना चाहिए। अगर जिनके भाई में होना चाहिए, मतलब उनके जिनके भाई में होना चाहिए उनके उसी बच्चे में होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? अभी ना कि मान लीजिए कि दादाजी में बीमारी है, बड़े पापा में हो गया, अब बड़े उसके बाद मेरे पापा में बीमारी नहीं था, हमको भी हो गया, तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है यहाँ एगो जनरेशन गैप हुआ है। मेरे में आया कहाँ से? मेरे पापा को भी होना चाहिए था ना, तो जनरेशन गैप हो गया, मतलब ये डोमिनेंट बीमारी नहीं हो सकता। ये क्या है? ध्यान से सुनिए बाबू, नहीं तो फिर हंसते रह जाइएगा, मजाके में बन जाएगा पेडिग्री, जीवन में कहीं नहीं सीखिएगा। और हमको नहीं लगता है कि इतना आसान तरीका से बताया जाएगा। जहां जाइएगा इससे और जगह जाइएगा और हायर स्टैंडर्ड तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। जहां ज्यादा पैसा दीजिएगा वहां ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ाया जाएगा। जहां ज्यादा स्टैंडर्ड, वहां समझ लीजिए कि आप उस जगह पे फिर सरवाइव नहीं करिएगा, क्योंकि आपको चाहिए थोड़ा ऐसा आराम आराम से। सर आहिस्ते आहिस्ते चलिए ना सर, धीरे धीरे, ताकि समझ में आए। नहीं तो एकदम तेज में चले जाइएगा, खाली आंसर लास्ट में लिख दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ हम डिजीज को अगर कहें कि ना ये डिजीज प्रभावी नहीं है, तो क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? क्यों सर? काहे आप बोलिएगा डिजीज को प्रभावी नहीं है? काहे ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है? सर माता पिता में से एगो में है ही, उसके बाद वाले इनके 2-3 बच्चे हुए, 2 बच्चे में है, एगो में नहीं है, बेचारा में नहीं है, क्या हो गया? प्रभावी कहिए ना इसको। फिर उसके बाद जस्ट आगे इनको इनके जो लड़की है उसमें बीमारी है, लड़की का शादी इनके दामाद जिससे हुआ, उसके बाद इनके एक लड़की और एक लड़का हुआ। ये लड़की और लड़का में बीमारी नहीं आया। जब इसका नॉर्मल लड़की थी या नॉर्मल लड़के के साथ शादी हुआ, तो जो संतान हुआ 2 गो, तो ये दोनों डिजीज वाला हो गया, मतलब बीच में गैप एगो हो गया, जनरेशन गैप हुआ है। जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए था सर, यही गलत कर दिए। जनरेशन गैप अगर हो गया तो ये कन्फर्म है कि ये डिजीज डोमिनेंट अब नहीं हो सकता है। ये डिजीज क्या होगा? रिसेसिव होगा, यानी कि ये डिजीज अप्रभावी होगा। ये कन्फर्म है कि डिजीज अप्रभावी होगा। कहे कि यहाँ पे जनरेशन गैप हुआ है, ठीक है, जनरेशन शॉर्ट में लिख दिया, जनरेशन गैप या जनरेशन स्किप किया है। यहां भी अगर डिजीज रहता तब उनके संतान में रहता तो बोला जाता कि चलिए अगले पीढ़ी में आके तब उनके बच्चों में आया है, तो ये जनरेशन में गैपिंग हो गया। आया समझ में? चलिए उसी तरह की बात है यहाँ। ये तो छोटा सा है, इसको तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ देखिए माता पिता में किसी में भी डिजीज नहीं है, लेकिन उनके बच्चों में है, यहाँ तो महा गैप है जनरेशन का। तो ये तो ऐसे भी डिजीज क्या है? तो सर ये डिजीज रिसेसिव है। और अगर रिसेसिव होता है तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। डोमिनेंट था तब ना एक प्रभावी, और सॉरी डोमिनेंट था तब ना उसमें एक होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस 2 गो कंडीशन देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो अप्रभावी है तो अप्रभावी है। बस डोमिनेंट तब होगा जब जनरेशन गैप नहीं हो, और रिसेसिव तब होगा जहां जनरेशन गैप हो जाए, ठीक है। अच्छा चलिए एक बड़ा वाला हम लोग ऐसा एग्जांपल तो देख के पता आप लगा लिए कि सर यहाँ जनरेशन में गैप हो रहा है इसलिए ये रिसेसिव है। कहाँ गैप है? तो देखिए यहाँ इनके दोनों यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों बच्चे में देखिएगा, यहाँ दोनों बच्चे को बीमारी नहीं है, नेक्स्ट में बीमारी आ गया, तो ये भी जनरेशन को गैप किया है। फिर देखिए यहाँ दोनों बच्चे को बीमारी है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी नहीं आया, लेकिन ये पूरा रिसेसिव का पूरा रिसेसिव को दर्शा रहा है। कई जगह पे इसमें जनरेशन गैप हुआ है ना जी। चलिए अब एक और एग्जांपल आप देखिएगा, ऐसे ही बड़ा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं पेडिग्री का चार्ट, जिसके द्वारा आपको बताना है कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक देखते हैं, ये चार्ट है पेडिग्री चार्ट। अब यहाँ आपको बताना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। थोड़ा और इसको बड़ा कर दिए, उससे बड़ा ये हो गया। अब इसमें बताना है आपको कि ये क्या होगा। सर सबसे पहले यहां आप दिखाए हैं कि फीमेल को डिजीज है, मेल नॉर्मल है। उसके बाद एक लड़की जो हुई इसकी वो नॉर्मल है, लड़का को डिजीज है, दूसरा लड़का नॉर्मल है, और उसके बाद एक दूसरी लड़की जो है ये डिजीज वाली है। तो एक लड़का और एक लड़की इनके डिजीज वाले हैं, बाकी
एक लड़का और एक लड़की नॉर्मल है। अच्छा, अब इनका शादी हुआ है, नॉर्मल लड़के का शादी नॉर्मल लड़की के साथ हो रहा है, तो इनके दो नॉर्मल लड़की और एक नॉर्मल लड़का का निर्माण होता है। अच्छा, और जो डिजीज वाली लड़की थी उसका शादी इन्होंने नॉर्मल लड़का से झूठ बोल के कर दिया, कि बोला कि इसको बीमारी नहीं है, झूठ बोल के शादी कर दिया एक नॉर्मल लड़का के साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले पीढ़ी में दो नॉर्मल लड़का और एक डिजीज वाली लड़की का जन्म होता है। तो सर आप ये बताइए कि डोमिनेंट एग्रेसिव, हम लोग ये बात बाद में करेंगे कि ये बाद में बात किया जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, वो बाद में बात करेंगे। पहले अभी हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव, मेन बात है डोमिनेंट रिसेसिव को पहचानना। तो सर यहाँ हम लोग डोमिनेंट तब कहते ना किसी बीमारी को जब पीढ़ी दर पीढ़ी गैप नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको बोलते हैं ये पेरेंटल जनरेशन है, यानी कि जनक की पीढ़ी है। ठीक है, ये जनक की पीढ़ी है, पेरेंटल जनरेशन है। सर ये है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी। अच्छा ये है सर सेकेंड जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी। अब इसमें किसी पीढ़ी में देखना है कि डिजीज में गैपिंग तो नहीं आया। पेरेंटल में फीमेल को डिजीज था, नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों को डिजीज हुआ, एक लड़का और एक लड़की को। लड़की को जो डिजीज हुआ है, इसका शादी नॉर्मल लड़का के साथ जब हुआ तो आगे चल के सेकंड जनरेशन में एक लड़की में फिर बीमारी आया। तो यहाँ डिजीज जो है पहले पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी, पहला पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिख रहा है डोमिनेंट है। इसके बीच कोई आगे पीढ़ी नहीं बना है, इसका पीढ़ी बना है। अच्छा, इसके पीढ़ी में न मेल को डिजीज था ना फीमेल को डिजीज था, इसलिए आगे भी डिजीज नहीं आया। तो यहाँ कोई जनरेशन गैप इसको मत कह दीजिएगा। हाँ, अगर इन लोग को बीमारी रहता इसमें नहीं आता, चाहे इसमें बीमारी अगर मान लीजिए कि रहता और इसमें नहीं रहता, तब उसको जनरेशन गैप कहते। लेकिन यहाँ ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, कोई गैपिंग नहीं है डिजीज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी सेकंड जनरेशन में ये तो लाज बचा रहा है ना, यहाँ भी तो आया है ना, तो इसलिए ये डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ कोई जनरेशन स्किप नहीं हुआ। बात समझ में आ गया? क्लियर है ये सब? अच्छा, तो इसका मतलब हो गया सर कि ये बातें कि यहाँ डिजीज जो है क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ये सब क्वेश्चन हम आप लोग को बनवाएंगे, ये सब बनवाएंगे कि ये डोमिनेंट कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा, ये सब बनवाएंगे। अभी डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, ये रोग क्या होगा जी? प्रभावी होगा, डिजीज प्रभावी हो जाएगा। अब क्लियर है, समझ में आया ये बातें? चलिए फिर एक और हम लोग है ना, एक और पे डिग्री चार्ट देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा? हाँ, अब ये बात, चलिए ठीक है, ये भी बात आप अच्छा पूछ दिए। एक बच्चा का क्वेश्चन है कि सर ये डोमिनेंट अगर है तो ये डोमिनेंट कौन डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस? सर होमोजाइगस के लिए तो आप बताए हैं कि अगर इनके एक दो, देखिए कै गो बच्चा हुआ है सर, 1 2 3 4, 4 बच्चा हुआ है ना। इसको भी अब इसका बच्चा मत समझ लीजिएगा लोग, ये पतो है, ये दामाद है। अच्छा, तो अगर 4 बच्चे हुए हैं तो चारों के चारों डिजीज अगर होता तब सीधे आंख बंद करके बोल देते होमोजाइगस। लेकिन सब में बीमारी नहीं है तो बस हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अरे सुनिए, ऐसा ही समझिए ना, मान लीजिए कि दो प्योर टॉल और प्योर टॉल के बीच शादी होता है तो क्या बौना बच्चा होगा? कभी नहीं होगा, प्योर है ना होगा। तो इसलिए सोचना है कि अगर ये प्योर, अगर मान लीजिए कि ये होमोजाइगस अगर कर दीजिएगा तो होमोजाइगस मतलब प्योर होता है। तो जैसे ही प्योर होगा यानी शुद्ध रूप से जब ये होगा तब तो आगे अशुद्ध बनना चाहिए, नहीं बनेगा तब तो शुद्ध बनना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए इसको आप, मैंने कभी हो ही नहीं सकता है कि डोमिनेंट का क्रॉस, अगर आप प्योर डोमिनेंट का क्रॉस आप रिसेसिव के साथ करिए तो कोई रिसेसिव संतान उत्पन्न हो, कभी हो सकता है? क्रॉस करके देख लीजिए, कैपिटल डी का क्रॉस स्मॉल डी के साथ कर लीजिए, कभी भी रिसेसिव नहीं आ सकता है। उसके बाद का जो जनरेशन आएगा सर, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा, यही चारों लक्षण आएगा। और कैपिटल डी स्मॉल डी डोमिनेंट होता है, रिसेसिव थोड़ी होता है। हाँ, उसके बाद वाला फिर नेक्स्ट जनरेशन में
क्रॉस कराने पर हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, क्योंकि आपको ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ाया है हमने। ठीक है, एकल संकर संकरण में F1 पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, लेकिन उसके बाद F2 पीढ़ी में वो सारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दर्शाता है। ये सब पढ़ाए हैं आप लोगों को। देखिए शुरू का कहानी है भाई, जो लोग पहले से जितना पढ़े हुए होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऐसा चीज है ना, जो जितना पढ़ा हुआ जितना मेहनत करेगा वो उतना दहाड़ेगा, जो कम मेहनत करेगा थोड़ा कम दहाड़ेगा। अपने आप में परेशान नहीं होना है कि सर हमको से थोड़ा कम क्वेश्चन बन रहा है, अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। कोई नहीं, घबराओ नहीं। तुम कम क्लास किए हो तो इसलिए कम समझ रहे हो, तुम क्लास गैप किए हो तो इसलिए तुम जनरेशन गैप भी करोगे। जनरेशन गैप कहने का मतलब हुआ हमारा हर पीढ़ी दर पीढ़ी हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, तुम उसमें थोड़ा गैपिंग में रहोगे। हो सकता है 4 पीढ़ी के बाद तुम्हारा कोई एक संतान, माने अगले पीढ़ी के बाद तुम्हारा कोई संतान आए, और हो सकता है कि वो मेरे से ज्यादा कमा के तुमको दे दे, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। चलिए हो गया, तो ये तो कन्फर्म अब हो गया आप लोग का। एक और पेडिग्री हम लोग देखते हैं, उसके बाद फाइनल बात करें। चलिए अब ये क्वेश्चन, आप ये चार्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। माता पिता में किसी को बीमारी नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी है, नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी है। यहां भी देखिए, यहां दोनों को बीमारी नहीं है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी है। ये तो समझिए महा ब्लंडर हो रहा है, मतलब कि यहाँ महा स्किप कर रहा है, महा गैप कर रहा है लक्षण। तो इसका मतलब हुआ यहाँ स्किप चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ डिजीज क्या होगा, जब इतना स्किप होगा तो ये सब रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ डिजीज जो है ये रिसेसिव होगा। अरे क्लियर हुआ? तो अब तो अप्रभावी और प्रभावी को समझ गए आप लोग। चलिए अब एक और बातें आपको बताने चल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, चलिए सर ये तो बात समझ में आ गया कि प्रभावी होगा कि अप्रभावी, आप बता दिए अप्रभावी होगा। लेकिन अब एक बात ये बताइए कि अब ये X सहलगन डिजीज है कि Y सहलगन है, या कोनो सहलगन नहीं है, ये ऑटोसोमल है। मतलब ये लिंग सहलगन है कोई, जैसे कि सेक्स क्रोमोजोम 2 तरह का होता है, या तो X नहीं तो Y। तो या तो X होगा नहीं तो Y क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होगा, और नहीं तो फिर ये ऑटोसोमल होगा। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि क्या होगा। अब हम लोग कंडीशन क्या सीखेंगे कि ये अगर X लिंक्ड होगा और Y लिंक्ड होगा तब क्या होगा। ठीक है, अब उसका कंडीशन सीखेंगे। समझ में आ रहा है बात? अभी ऊपर में हम लोग ये सब डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव की बात समझ रहे थे। देखिए अभी हम आपको जो कंडीशन लिखवाए हुए हैं, ये कंडीशन कहां गया? हाँ यहाँ, जैसे हम आपको बताएं कि अगर डिजीज प्रभावी होगा तब क्या होगा और अप्रभावी होगा तब क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी हम आपको दिए हुए थे। अब हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि आप बताइए इसको क्या, यहाँ क्या लिखा जाए। पहले तो आपको डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव ये पहचानना, उसके बाद कोई बात किया जाएगा। पहले आपको क्या पकड़ना है, डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव। तो आप देखें सर यहाँ माता को है, अगले जनरेशन में भी 2 बच्चों में आया है, उसके बाद वाले जनरेशन में भी 1 में आया है। तो इसका मतलब ये डिजीज हो गया क्या, डोमिनेंट। तो सर ये कंफर्म हो गया कि ये डोमिनेंट है। तो इसका मतलब जहां जहां रिसेसिव है उसको काट दीजिए। सर ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि रिसेसिव है। अच्छा अब फिर एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सर आप डोमिनेंट रिसेसिव तो बता दिए, अब ये X लिंक्ड होगा कि ऑटोसोमल होगा, तो अब इसको समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर आएंगे वापस यहाँ। नहीं भी आएंगे तो आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या होगा? चलिए अब यहाँ जरा आप लोग देखिए कि X लिंक्ड होगा कि Y लिंक्ड होगा। अब देखिए सेक्स क्रोमोजोम जो है 2 तरह का होता है। मैंने डिजीज अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आता है कि नहीं डिजीज जो है ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है। डिजीज क्या है जी? सेक्स लिंक्ड है।
सेक्स लिंक्ड को हिंदी में कहते हैं लिंग सहलगन। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन मौजूद होगा। ठीक है, लिंग सहलगन, लिंग सहलगन। अच्छा, तो अगर पता चल गया कि सर अगर मान लीजिए कंडीशन है डिजीज का सेक्स लिंक्ड होने का, तो इसके लिए लिंग सहलगन यानी लिंग क्रोमोसोम जो है ना, सेक्स क्रोमोसोम दो तरह का होता है सर। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, तो इस तरह से ये डिजीज हो जाएगा एक्स लिंक्ड। एक होता है वाई क्रोमोसोम, तो इस तरह से डिजीज ये हो गया वाई लिंक्ड। तो जो बीमारी जो मैंने डिजीज अगर एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन के कारण हो रहा है तो एक्स लिंक्ड हो जाएगा। अगर डिजीज वाई क्रोमोसोम पर मौजूद के कारण हो रहा है तो वाई लिंक्ड हो जाएगा। अब आपको देखना है कि सर ये जो एक्स है ना, ये इसको तो हिंदी में लिख सकते हैं ना एक्स सहलगन। सर ये जो एक्स है और एक वाई सहलगन है, सर ये एक्स मेल और फीमेल दोनों पर ना होता है, मेल और फीमेल दोनों पर तो होगा। ये एक्स जो है मेल में पर भी होगा और फीमेल पर भी होगा। मतलब यह बीमारी अगर एक्स सहलगन बीमारी है तो मेल और फीमेल दोनों में ये बीमारी होगा। काहे दोनों में होगा? क्योंकि सर एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन अगर बीमारी वाई लिंक्ड है तो ओनली मेल, केवल और केवल मेल होगा, यानी केवल नर होगा। ये बात तो पता होगा आप लोग को, मेल मतलब नर, फीमेल मतलब मादा। नहीं पता हो तो फिर गुड इंग्लिश ले लीजिएगा। हाँ तो देखिए हम क्या बोले हैं, अगर बीमारी एक्स लिंक्ड होगा तो ये मेल पर भी होगा और फीमेल पर भी होगा। काहे? क्योंकि सर एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर मान लीजिए कि ये बीमारी अगर वाई लिंक्ड हुआ तब ये खाली मेल पर होना चाहिए। चलिए ये बात तो सर समझ में आ गया। पिछला एक कंडीशन आप और लिखवाए थे कि अगर डिजीज एक्स लिंक्ड हो तो मेल या फीमेल पर होगा, मेल या फीमेल पर दोनों पर होगा, ये बात हम लिखवाए थे। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि अगर डिजीज एक्स लिंक्ड है तो अगर मेल पर है, डिजीज अगर पेरेंटल जनरेशन में अगर मेल पर है तो आगे भी सभी मेल में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर वो डिजीज ऊपर में पेरेंटल जनरेशन में फीमेल पर है तो नीचे भी सब फीमेल पर ही होना चाहिए। ये बात को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये एक्स लिंक डिजीज तभी होगा अगर ऊपर में पेरेंटल जनरेशन में, हम एग्जांपल के साथ अभी समझाएंगे, अगर पेरेंटल जनरेशन में माने जनक के पीढ़ी में अगर फीमेल को बीमारी है तो आगे सभी फीमेल को ही सिर्फ बीमारी होना चाहिए। अगर किसी मेल को उसमें बीमारी है तो वो एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? और अगर वाई क्रोमोसोम अगर मेल पर बीमारी है आगे अगर किसी फीमेल में भी बीमारी अगर दिखाई दे दिया तो वो वाई लिंक्ड भी नहीं होगा। तब दोनों कंडीशन में ना तो एक्स लिंक्ड हुआ नहीं वाई लिंक्ड हुआ, मतलब वो सेक्स लिंक्ड होगा ही नहीं। तब वो डिजीज क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? चलिए अब चलते हैं वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे। अब सबको क्लियर हो गया ये बात? अब आइए, अब तो देख के ही आप बता दीजिएगा। इसका आंसर जो है आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन को और उसी के साथ आप बता दीजिए। अब बताइए हमारे पास में हम तो अभी दो कंडीशन को काटे थे, डोमिनेंट तो नहीं हो सकता था, ये सॉरी रिसेसिव तो नहीं हो सकता था, प्रभावी होता। अब इसमें एक्स लिंक्ड होगा कि ऑटोसोमल होगा? तो देखिए सर यहाँ फीमेल को डिजीज है तो आगे भी फीमेल में होना चाहिए, मेल कहां से आ गया? तो इसका मतलब कि ये कभी भी एक्स लिंक्ड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल, ये आंसर। अब बोलिए अब कोई क्वेश्चन फंसने वाला है? क्वेश्चन दिखाइए ना वैसा। चलिए अब ये क्लियर है सभी का? अब समझ में आ गया? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो बन जाएगा। अच्छा अब इसमें हम लोग ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऐसा ही हम ये सभी क्वेश्चन को देखें जहां जहां डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग पढ़े बनाए हैं, ये अगर रिसेसिव है तो बताइए कौन सा रिसेसिव है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा? कौन सा रिसेसिव होगा? जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, अभी तो आप देखें कि ये रिसेसिव आया था, तो ये ऑटोसोमल होगा कि एक्स लिंक्ड होगा? तो सर अगर एक्स लिंक्ड होता ना तो मेल को या फीमेल को किसी एक को बीमारी होता तो अगले पीढ़ी में भी
बीमारी सिर्फ मेल को होता चाहे सिर्फ फीमेल को होता। ठीक है, तो ये पेरेंटल जनरेशन में किसी को बीमारी ही नहीं है, आगे जो है मेल फीमेल दोनों में बीमारी दिख रहा है। ये ना तो एक्स होगा ना ही वाई होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डिजीज क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। आया समझ में? यानी ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए अच्छा, अब सुनेंगे, एक मिनट सुनिए, सुनिए, हेलो। हम लोग कुछ ये क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अभी देख लिए कि एक्स लिंक्ड होगा कि वाई लिंक्ड होगा, और अगर एक्स लिंक्ड दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिर वो डिजीज क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। अच्छा, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये पता चल गया कि ये ऑटोसोमल है, ठीक है। फिर इस पे आइए, हमारे पास में एक ये क्वेश्चन था, हम लोग इसको हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनाए थे। अब ये डोमिनेंट तो है, पर ये कौन सा डोमिनेंट है, अब इसमें आपको डोमिनेंट जो है ये कौन सा डिजीज होगा, एक यहाँ पे हम आपको ऑप्शन लिख दिए यहाँ, ठीक है, ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ आंसर क्या होगा, मैंने कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ है पेरेंटल जनरेशन में एक फीमेल को बीमारी, और जैसे देखिएगा नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़िए, पहले यहाँ देख के जैसे आगे बढ़िए, मेल फीमेल दोनों को फेट फाट कर दिया है, आंख बंद करके बोल दीजिएगा ऑटोसोमल। यहाँ अगर फीमेल में है तो नीचे भी खाली फीमेल में है तो एक्स लिंक्ड, यहाँ अगर मेल है, मेल में है, नीचे भी खाली मेल में है तो एक्स लिंक्ड चाहे वाई लिंक्ड, अगर फेट फाट कर दिया तो ऑटोसोमल। बस समझ में आ रहा है? अगर दोनों को मिला दिया तो ऑटोसोमल। कहाँ बात कर रहे हैं जी, इधर देखिए ना, बटन बंद करिए, एकदम पूरा खोल दिए, पूरा खोल दीजिए नीचे तक, नहीं तो ऊपर तक बंद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, एगो खोल दिया जाता है, आप दोनों खोल दिए हैं। हाँ अब देखिए, तो अब समझ में आएगा, बंद कर दिए ना फाटक, तब समझ में आएगा। देखिए हम ये बोले हैं फीमेल को बीमारी है, अरे डोमिनेंट रिसेसिव आप पहचानना जान गए, अब आपको सीखना है कि ये बीमारी एक्स लिंक्ड होगा कि वाई लिंक्ड होगा कि होमोजाइगस होगा। तो देखिए यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में डिजीज फीमेल को अगर है तो आगे भी फीमेल में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मेल फीमेल दोनों जैसा ही किया, आंख बंद करके सीधे आ जाइएगा कहाँ, ऑटोसोमल पे, ऑटोसोमल पे। तो ऑटोसोमल में ये डोमिनेंट ना था जी, क्या है कि सभी पीढ़ी में बीमारी था, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी ए आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं ना है जी इसमें? ये क्वेश्चन में पहले ही से बता दिए हैं कि डिजीज डोमिनेंट है, और डोमिनेंट में अब क्या है तो आपको पता चल गया है। अब जीनोटाइप भी पूछता है, जीनोटाइप इसका लिखिए। जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, तो ये भी बात आप सबको पता है कि जीनोटाइप कैसे लिखेंगे। अब सुनिए, जीनोटाइप लिखने के लिए ही ये जानना होता है कि डोमिनेंट कौन सा डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस। तो अभी तो बताए थे कि डिजीज डोमिनेंट है, प्रभावी है, कौन सा प्रभावी है, तो हेटेरोजाइगस। क्यों हेटेरोजाइगस, क्यों हेटेरोजाइगस, तो सर जनक के पीढ़ी में अगर डिजीज है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी डिजीज होना चाहिए सभी को, तो अगर सबको रहता इसमें, इसके बच्चे में, तब होमोजाइगस बोलते, लेकिन ये अभी डिजीज क्या है सर, डिजीज हो गया हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हो जाएगा जिसमें डिजीज नहीं है, ये सब स्मॉल डी स्मॉल डी, जिसमें डिजीज नहीं है स्मॉल डी 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 स्मॉल डी, जिसको डिजीज है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब आया समझ में, कैपिटल डी स्मॉल डी। जिसको डिजीज नहीं है वो क्या है, रिसेसिव है, तो डिजीज रिसेसिव है, तो डिजीज सॉरी प्रभावी है, तो जिसमें डिजीज है सिर्फ उसी जगह पे प्रभावी वाला जीनोटाइप को लिखेंगे, और जहां डिजीज नहीं है वहां अप्रभावी वाला को लिखेंगे। समझ में आ गया? अरे जीनोटाइप लिखने आ जाएगा, तो जीनोटाइप ही खास करके पूछा जाता है। अब हो जाएगा, जीनोटाइप लिखा जाएगा। अरे समझे बात को, लिख लेंगे जिनका ये छूटा हुआ है। चलिए अब हो गया। अच्छा हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखे थे सर, इसका जीनोटाइप आप बता सकते हैं? एकदम बताया जाएगा,
मान लीजिए यहाँ पे सर जीनोटाइप क्या होगा सर, यहाँ जैसे कि ये डोमिनेंट था तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें सबको बीमारी है। तो जब सबको बीमारी है तो यहाँ पे कैपिटल डी, तो सबको बीमारी है तो ये होमोजाइगस ना हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा ना। समझ में आया सर? काहे, सुनिए एक मिनट सुनिए। जीनोटाइप अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले आप बीमारी को देखिएगा कि प्रभावी है कि अप्रभावी। आपको पता चल गया सर ये बीमारी प्रभावी है क्योंकि जनक के पीढ़ी में भी बीमारी है और आगे भी बीमारी है। अगर जनक के पीढ़ी में बीमारी नहीं रहता, आगे रहता, तब अप्रभावी कहते। चाहे जनक के पीढ़ी में बीमारी रहता, आगे नहीं रहता, तब उसको अप्रभावी कहते। लेकिन यहाँ दोनों पीढ़ी में बीमारी है तो ये अप्रभावी तो नहीं होगा, प्रभावी होगा। तो इसलिए आप डिजीज को समझ गए कि डोमिनेंट है। लेकिन डिजीज अगर डोमिनेंट है तो अब देखना है जीनोटाइप लिखने के लिए कि हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है। अब देखना है कि सर इसमें बीमारी सबको आ गया तो ये होमोजाइगस है। जैसे यहाँ बीमारी सभी में नहीं आया था, माता पिता में से एक में बीमारी था, सब में नहीं आया था, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। तो यहाँ अगर होमोजाइगस है तो यानी डिजीज वाला को पहले कैपिटल डी लिखेंगे और उसके बाद ये जिसको बीमारी नहीं है मतलब वो रिसेसिव हो गई, यानी स्मॉल डी हो गया। अच्छा अब आगे क्या लिखेंगे, अभी ध्यान में रखना है। अब यहाँ कैपिटल डी लिखे हैं तो यहाँ भी कैपिटल डी मत उतार दीजिएगा। ये दोनों के क्रॉस के बाद संतान उत्पन्न हुआ है, अकेले मेल अपने संतान को उत्पन्न नहीं किया है। ये बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल डी का क्रॉस अब स्मॉल डी के साथ आप करिएगा। देखिए कैपिटल डी का क्रॉस स्मॉल डी के साथ करिएगा तो एगो इसमें से कैपिटल डी एक स्मॉल डी, दोनों मिल के कैपिटल डी स्मॉल डी बना लेंगे। यानी कि अप्रभावी ये सॉरी हेटेरोजाइगस में बन जाएगा। तो जिसको इसमें जितना भी डिजीज है कैपिटल डी स्मॉल डी, समझ ना, इसको लिखेंगे क्रॉस के बाद यही ना बनेगा जी। तो सर ऊपर में तो डिजीज वाला को आप प्रभावी दिखाए थे, तो ये भी तो प्रभावी है ना है। तो सर कैपिटल डी लिखे हैं तो यहाँ कैपिटल डी नहीं लिख सकते थे? तो नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि अगर कैपिटल डी लिखते ना तो ये हो जाता कि मेल अकेले ही संतान को उत्पन्न कर दिया है, जबकि ऐसा तो प्रक्रिया हम आज तक नहीं देखे हैं। और आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? हाँ सर पार्थेनोजेनेसिस आप पढ़ाए थे, लेकिन वो फीमेल के द्वारा होता है, मेल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है? अच्छा आप सुनिए, इसका जीनोटाइप एक बार लिख के देखिए, लिख पा रहे हैं कि नहीं? इस सबका थोड़ा कलर बदल लीजिए, सुंदर लगेगा। इसमें थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ अब आइए, अब इसका जीनोटाइप हम लोग को लिखना है। क्या होगा? सबसे पहले देखना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ये डोमिनेंट है क्योंकि जनक में बीमारी है, आगे भी बीमारी गया है, ये प्रभावी है। अच्छा तो प्रभावी है तो ये होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, माने कैपिटल डी लिखे कि कैपिटल डी स्मॉल डी लिखे? तो कैपिटल डी आप तब लिखते जब इसमें भी बीमारी रहता, लेकिन यहां हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, आइए हो जाएगा स्मॉल डी, क्योंकि बीमारी नहीं है तो अप्रभावी, अब बीमारी है तो प्रभावी। तो प्रभावी में दो कंडीशन, कैपिटल डी नहीं तो कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी अगर बीमारी रहता, इसमें सबको बीमारी रहता, तब कैपिटल डी लिखते। तो यानी इसमें दोनों में से दोनों को बीमारी नहीं है, दो ये को है, तो इसलिए कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया। अभी दोनों का जब एक साथ क्रॉस करा के तब यहाँ आपको लिखना है। तो अब क्रॉस कराने के पश्चात आप देखिएगा कैपिटल डी स्मॉल डी भी आएगा और कैपिटल डी स्मॉल डी भी आएगा। तो आप यहाँ गलती से कैपिटल डी स्मॉल डी मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिसको बीमारी नहीं है आंख बंद करके स्मॉल डी लिख देंगे। अरे जिसको भी बीमारी नहीं है स्मॉल डी, कहे कि यहाँ बीमारी नहीं है तो स्मॉल डी है। अब क्रॉस के बाद कैपिटल डी स्मॉल डी आ रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। अब समझ में आ गया बीमारी वाले का जीनोटाइप। तो जीनोटाइप निकालने के लिए बोलता है नीट का क्वेश्चन बनाइए, देखिए उसमें कितना आपसे बन रहा है, कितना फंस रहा है, तब ये क्लियर होगा। समझ में आया? लाइन बाय लाइन इसको देख लेना है पहले आप सभी को। अब तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि नहीं?
चलिए 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन हम लोग नीट का सॉल्व करेंगे। नीट का क्वेश्चन बैंक कोई लाए हैं? एलएन का मॉड्यूल ये सब किसी के पास है क्या? चलिए अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, नीट का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 141 नंबर। अब इसमें बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, और जाके अब नीट का कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए, नहीं बने तो मेरे पास लेके आइएगा, क्योंकि हो सकता है हम एक ही बात बोलते हैं, बाबू अगर आपसे नहीं बन रहा है तो शायद हम देखें, और अगर हमसे भी नहीं बनेगा तो कुछ नया तो हम सीखेंगे ना। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन लाके मेरे से पूछिए। हम क्वेश्चन बच्चा से इसलिए कहते हैं पूछने के लिए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे से फंसेगा तभी वहां नया मोड़ होगा हमारे लिए, और वही नया कुछ सीखेंगे। और नहीं तो हमेशा वही सवाल, वही नीट का क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग भी लगभग इसको कई बार बना लिए, पूरा बुक कई बार खगोल दिए हम लोग। उस समय भी बनाए थे एलएन में, सब बना लिए थे, अभी भी उसको बना रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। कुछ नया क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो इसलिए आप लोग थोड़ा नया लेके आइए। ठीक है, वैसे भी आपको लाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगा, उधर सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है आपका 141, नीट का क्वेश्चन बैंक है 141 का। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री ठीक है, यही क्वेश्चन है, देखेंगे जरा ध्यान से। 141 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार लाइव क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। ठीक है, ओके, अब आ जाइए। अब क्वेश्चन पता चल गया। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। पेडिग्री का टाइप आपको बताना है जी, 2015 का क्वेश्चन। अच्छा आप सुनिएगा, क्वेश्चन है, चलिएगा अब आते हैं एक नीट का क्वेश्चन हम लोग जो अभी देखे हैं, इसको एक बार सॉल्व कर लिया जाए। सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ एक पेडिग्री एनालिसिस बना हुआ है, पेडिग्री चार्ट है, और पेडिग्री चार्ट से आपको बताना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। तो पहले आपको पता करना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अच्छा डोमिनेंट या रिसेसिव की अगर बात करें, यहाँ पिता को है, आगे भी लड़का और लड़की दोनों को है, उसके बाद जो है फिर अगले जनरेशन में देखिए, यहां नहीं था, ये दोनों को नहीं था, इसमें है, बस समझ में, यहां भी नहीं था, यहां है, जनरेशन गैप है, इतना कंफर्म है कि ये क्या है जी, तब ये रिसेसिव होगा। जनरेशन गैप यहां मिला मतलब ये रिसेसिव होगा। तो ये आप डोमिनेंट वाला को काट दीजिए, बात क्लियर, डोमिनेंट वाला को काट देंगे, डोमिनेंट तो नहीं हो सकता है। डोमिनेंट क्यों नहीं होगा कि सर अगर माता पिता में किसी एक को अगर बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी होना चाहिए, सभी जनरेशन में होना चाहिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें बीमारी था, इसमें बीमारी नहीं आया, लेकिन आगे बीमारी आ गया, यहाँ एक जनरेशन गैप हुआ है, इन दोनों को बीमारी नहीं है, मतलब माता पिता को बीमारी है, इन दोनों को, इनके बच्चों को बीमारी नहीं है, लेकिन उनके बच्चों में बीमारी आ गया, फिर यहाँ जनरेशन गैप हो गया, आया समझ में। तो इस तरह से जब जनरेशन गैप होगा तब वो डोमिनेंट नहीं हो, रिसेसिव होगा, यानी अप्रभावी होगा। ये क्लियर है कि बीमारी जो है अप्रभावी ही होगा। अब पूछा जाता है कि एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है। तो अब देखिए, तो एक्स लिंक्ड के लिए अगर यहाँ मेल को है तो नीचे मेल को होना चाहिए, लेकिन जहां मिक्स देख लिए मेल फीमेल दोनों में अगर दिख गया बीमारी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मेल और फीमेल दोनों में है, तो इसका मतलब ना तो एक्स होगा ना ही वाई होगा, तो ये बीमारी क्या हो जाएगा, ऑटो
सोमल हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीट का क्वेश्चन बैंक देखें, उसमें आंसर क्या दिया? 141 का सी दिया है क्या? हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव है। हेलो, इसमें ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन में दिया है ऑटोसोमल रिसेसिव, आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो आप लोग मत लगिएगा खोजने की सर वहां सी नहीं है आंसर में, वहां आंसर में दिया है ए और आप ला दिए सी। तो भाई हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन हमारा इधर उधर है, बस समझ में आया? यहाँ जो हम सी बनाए हैं वो नीट के क्वेश्चन में क्या है? ए ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो हम भी सोच में पड़ गए कि भाई इसका ए आंसर कैसे हो गया। ठीक है, कहीं लाइव है, कहीं लाइव में पता ना चले क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जाके कोई भी क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा, एक बार देखिएगा, देखते ही आपसे ये बन जाना चाहिए। एक बार देखिए, उसका बता दीजिएगा क्या होगा, बाकी वो क्वेश्चन अब बन जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब कोई भी क्वेश्चन घर पे बनाना है, देखना है कि डाउट किस में हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।